दोस्तों नमस्कार। मैं चिराग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी नो मोबाइल चिराग पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की क्लास होने वाली है 24 मार्च 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या आप अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस क्लास में हम कवर करेंगे लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, स्पोर्ट एंड रिपोर्ट्स और साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को एंड तक देखना और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलना। तो दोस्तों कॉपी पेन रेडी कर लो और चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन रिलीज्ड इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में प्रकाशित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? ए मुरली मनोहर जोशी, बी विजय गोयल, सी अरुण जेटली, डी सीपी राधाकृष्णन। आपका 10 सेकेंड है, सोचिए और इसका आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विजय गोयल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। इस बुक का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इस बुक के ऑथर है विजय गोयल, जो एक खुद एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विजय गोयल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं। इस बुक का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इस बुक के ऑथर है विजय गोयल, जो खुद एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और अटल जी के साथ काफी क्लोज एसोसिएशन रख चुके हैं। ये बुक रिलीज हुई है फरवरी 2026 में और तब से ये बुक काफी चर्चा में है, स्पेशली पॉलिटिकल और एकेडमिक सर्कल्स में। इस बुक का मेन फोकस है अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ, लीडरशिप और लेगेसी। इसमें उनके पॉलिटिकल जर्नी, डिसीजन मेकिंग और उनकी पर्सनालिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक को लॉन्च किया सीपी राधाकृष्णन ने, जो इस इवेंट का एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट था। ये कॉफी टेबल बुक है, मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि फोटोज, विजुअल और प्रेजेंटेशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जिससे रीडर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Exercise Milan 2026 is the 13th edition of the Indian Navy flagship multilateral naval exercise held from 18 to 25 February 2026 at which location? भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 का 13वां संस्करण 18 से 25 फरवरी 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके, ए कोची एंड अरेबियन सी, मुंबई एंड अरेबियन सी, विशाखापट्टनम एंड बे ऑफ बंगाल, चेन्नई एंड इंडियन ओशन। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपका 10 सेकंड है, सोचिए और इसका आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम एंड बे ऑफ बंगाल। देखिए सबसे पहले मिलान को ओवरव्यू लेते हैं। मिलान 2026 13 मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज। मिलान एक इंटरनेशनल लेवल का नवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। यह एक्सरसाइज 2026 में 13th एडिशन तक पहुंच चुकी है, जो इसका लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस दिखाता है। इसका मेन एम है नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और फ्रेंडशिप बढ़ाना। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये एक तरह का प्रैक्टिस प्लस कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है जहां कंट्रीज मिलकर रियल लाइफ सिचुएशंस को तैयार करती हैं। यह एक्सरसाइज 18 से 25 फरवरी तक कंडक्ट हुई। वेन्यू था विशाखापट्टनम, वाइजैक, जो इंडिया का एक मेजर नवल बेस सिटी है। एक्टिविटीज 2 जगह हुई, हार्बर, पोर्ट एरिया, सी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ईस्टर्न नवल कमांड हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। देखिए विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी का ईस्टर्न नवल कमांड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। यह लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन के क्लोज है। यहां से इंडिया अपनी नवल पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। ट्रेड रूट यहीं से पास होते हैं।
पॉइंट की बात करते हैं, नेचर ऑफ एक्सरसाइज। बायएनियल मल्टीलैटरल नवल ड्रिल। देखिए, बायएनियल हर 2 साल में होता है। ये एक ज्वाइंट नवल ड्रिल है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की नेवीज एक साथ प्रैक्टिस करती हैं। इसमें शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड ग्लोबल नवल कोऑपरेशन। देखिए, इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है मरीन टाइम सिक्योरिटी, समुद्र को सेफ रखना, ग्लोबल कोऑपरेशन, कंट्रीज के बीच टीम वर्क बढ़ाना, और ट्रस्ट बिल्डिंग, मिलिट्री लेवल पे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना। अगर इसकी की एक्टिविटीज की बात करें, हार्बर फेस, सी फेस, ज्वाइंट नवल ड्रिल्स। देखिए, हार्बर फेस में अगर हम बात करें, मीटिंग्स और डिसीजंस होते हैं, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कल्चर एक्सचेंज भी होता है, कंट्रीज एक दूसरे को समझाती हैं। सी फेज में रियल एक्सरसाइज समुद्र में होती है, वॉर सिमुलेशन, रेस्क्यू ड्रिल्स, फायर प्रैक्टिसिंग, शिप्स और एयरक्राफ्ट कोऑर्डिनेशन। फोकस एरियाज होते हैं जैसे कि एंटी पायरेसी, समुद्र में पायरेट्स को रोकना, सार सर्च एंड रेस्क्यू, एक्सीडेंट या इमरजेंसी में लोगों को बचाना, और लास्ट आपका टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट नेवीज के बीच बेटर स्ट्रेटेजी और टीम वर्क डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं HADR रोल, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, नेवीज प्रैक्टिस करती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस करना, रिलीफ सप्लाई देना, और लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडो पैसिफिक पीस एंड स्टेबिलिटी। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जोन है। मिलान एक्सरसाइज से पीस मेंटेन होता है, सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है, चाइना जैसे इन्फ्लुएंस को बैलेंस किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं डिप्लोमेटिक रोल, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नवल डिप्लोमेसी। देखिए, यह एक्सरसाइज सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक टूल भी है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर प्लस मिलिट्री पावर दोनों शो करता है, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों, मिलान 2026 सिर्फ एक नवल पावर एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इंडिया की मरीन टाइम स्ट्रेंथ है, ग्लोबल कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक पीस का एक स्ट्रांग एग्जांपल है। इससे इंडिया की नवल डिप्लोमेसी और भी पावरफुल हो जाती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु इज द लीडर ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP विच सिक्योर्ड विक्ट्री इन द 2026 बांग्लादेश जनरल इलेक्शन। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP के नेता कौन है जिसने 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल की? ए शेख हसीना, बी खालिदा जिया, सी तारिक रहमान, डी शमीम ओस्मान। आपके पास 10 सेकेंड है, सोचिए और इसका आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तारिक रहमान। सबसे पहले BNP के बारे में समझते हैं। बांग्लादेश जनरल इलेक्शन 2026 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने जीत हासिल की। इस विक्ट्री को लीड कर रहे थे तारिक रहमान। यह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP से बिलोंग करते हैं, जो बांग्लादेश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इलेक्शन की बात करें तो ये बांग्लादेश जनरल इलेक्शन 2026 के अंडर हुआ है, जो कंट्री के लिए काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इनके सामने राइवल पार्टी अवामी लीग थी, जिसे लीड कर रही थी शेख हसीना। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तारिक रहमान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे हैं। करंटली वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन की पोजीशन पे है। इलेक्शन में इनका की रोल रहा पार्टी स्ट्रेटेजी बनाना, कैंपेन को लीड करना और सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना। तो ओवरऑल देखें तो ये विक्ट्री सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं, बल्कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक मेजर शिफ्ट को भी इंडिकेट करती है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, Which team reversed its decision to boycott the ICC Men's T20 World Cup 2026 match against India scheduled on 15 Feb 2026? किस टीम ने 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को पलट दिया? ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपके पास 10 सेकेंड है, सोचिए और इसका आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच
15 फेब 2026 को शेड्यूल था आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने इनिशियली बाइकआउट अनाउंस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स कर लिया और फाइनली मैच शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही खेला गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजस्विन शंकर won gold in which event at the एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। 2026 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ए डीकैथलॉन, बी हाई जंप, सी लॉन्ग जंप, डी मेंस हेप्टैथलॉन। आपके 10 सेकंड है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेंस हेप्टैथलॉन। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। ये इवेंट है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, जो एक इंटरनेशनल लेवल की एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसमें एशिया के टॉप एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंडोर इवेंट होता है, मतलब सारे कंपटीशन स्टेडियम के अंदर होते हैं, ओपन फील्ड में नहीं। इस इवेंट में इंडिया की तरफ से जो एथलीट हाईलाइट में रहे उनका नाम है तेजस्विन शंकर। ये एक टैलेंटेड इंडियन एथलीट है जो स्पेशली कंबाइंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तेजस्विन शंकर ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता है, मतलब उन्होंने अपने इवेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। अब सवाल आता है मेडल दिया किस में जाता है? ये मेडल दिया जाता है मेंस हेप्टैथलॉन में। हेप्टैथलॉन एक कंबाइंड इवेंट होता है जिसमें एक ही एथलीट को मल्टीपल इवेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। यहाँ टोटल 7 इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसे हेप्टा प्लस एथलॉन बोला जाता है। अब समझने वाली बात है कि इस इवेंट में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है जिसमें एथलीट को चाहिए। सबसे पहले स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सही टेक्निक, मतलब ये एक ऑलराउंडर एथलीट का इवेंट है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। 60 मीटर रेस, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, हाई जंप, हर्डल्स, पोल वॉल्ट और 1000 मीटर रेस, मतलब इसमें एक एथलीट को सब कुछ आना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वाई हेप्टैथलॉन? क्योंकि ये इंडोर में होने वाला एक मल्टी इवेंट कंपटीशन है जिसमें टोटल 7 इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसका नाम हेप्टैथलॉन रखा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच टीम वॉन संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? ए केरला, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। आपके पास 10 सेकेंड है, सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है केरला। संतोष ट्रॉफी 2025-26 एक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। अगर बात करें इसके फॉर्मेट की तो इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्लब्स पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट्स और इंस्टीट्यूशनल टीम्स ही खेलती हैं। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी 2025-26 के विनर की, तो विनर है केरला फुटबॉल टीम। यह टूर्नामेंट फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि इसमें क्लब्स नहीं होते, सिर्फ स्टेट और डिपार्टमेंट टीम्स ही कंपीट करती हैं। स्ट्रॉन्ग टीम्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, केरला और पंजाब। केरला की सक्सेस का मेन रीजन है उनका स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कल्चर और ग्रास रूट्स लेवल पर अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम। अगर क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर RBI MPC फरवरी 2026 डिसीजन? RBI MPC के फरवरी 2026 के निर्णय के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? A 5%, B 5.25%, C 5.5%, D 6%। अगर आपको आंसर आता है तो आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकेंड है। आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5.25%। सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटी की। यह डिसीजन लिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC के द्वारा। MPC एक 6 मेंबर कमेटी होती है जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और इकोनॉमी को स्टेबल रखने का काम करती है। इस पॉलिसी डिसीजन का टाइम है फरवरी 2026। हर 2 महीने में MPC मीटिंग होती है जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ग्लोबल सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेपो रेट 5.25% पर रखा गया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI बैंक्स को लोन देता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं और अगर रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। यहां RBI ने इसको सेम लेवल पर मेंटेन किया है।
इस डिसीजन का स्टेटस है स्टेटस क्यू, यानी कोई चेंज नहीं किया गया। इसका मतलब है आरबीआई अभी वेट एंड वॉच मोड में है, वो देख रहा है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी का ट्रेंड क्या रहेगा। अगर नेक्स्ट बात करें पॉलिसी टूल की, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ आरबीआई जो यूज करता है वो है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिवर्स रेशियो, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन टूल्स के थ्रू आरबीआई पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर नेक्स्ट बात करें इसके पर्पस की, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मैनेज लिक्विडिटी। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पर्पस क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, यानी महंगाई को लिमिट में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है लिक्विडिटी मैनेज करना, मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट करे उसको कंट्रोल करना। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और कम पैसा होगा तो ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में समझे तो आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखकर एक बैलेंस अप्रोच ली है, जिसमें महंगाई को कंट्रोल करते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who was sworn in as the Chief Minister of Manipur after the revocation of President rule on 4 February 2026? 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन निरस्त होने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन आपके ए एन बीरेन सिंह, बी गोविंदास कोंतुजम, सी युमनाम खेमचंद सिंह, डी अजय कुमार भल्ला। अगर आपको इसका आंसर आता है तो सोचिए और आंसर करिए, आपके पास 10 सेकंड है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, युमनाम खेमचंद सिंह। ये क्वेश्चन है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट 2026 से। इस डेवलपमेंट की एग्जैक्ट डेट है 4 फरवरी 2026। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्रेसिडेंट रूल्स रिवोक्ड। देखिए इससे पहले मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब स्टेट में दोबारा इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस आ गई है। न्यू सीएम की बात करें युमनाम खेमचंद सिंह, ये बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बैकग्राउंड की। ये पहले मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। स्पीकर असेंबली को कंडक्ट करता है और प्रोसीडिंग्स को मैनेज करता है। अगर रीजन की बात करें, रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए इन्हें सीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया है, यानी डेमोक्रेसी दोबारा प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल 356 के अंडर आता है। इसी आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया और हटाया जाता है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वापस आना। अब गवर्नेंस स्टेबल होगी और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्मूथली चलेगा। तो दोस्तों मणिपुर में नए सीएम की अपॉइंटमेंट के साथ ही प्रेसिडेंट रूल खत्म हुआ और स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम की वापसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द 13th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर conducted in February 2026 at Misamri in Sonitpur district, Assam, was held between India and which country? फरवरी 2026 में असम के सोनीतपुर जिले के मिसामरी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ऑप्शंस आपके ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी ताजिकिस्तान। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर करिए, आपके पास 10 सेकेंड है। आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट की गई है। ऐसी एक्सरसाइजेस का मेन पर्पस होता है कि दो देशों के आर्मीज मिलकर ट्रेनिंग करें और रियल कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए बेटर प्रिपेयर हो सके। अगर बात करें इसके लोकेशन की, ये एक्सरसाइज मिसामरी सोनीतपुर असम में हुई है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया है। असम का टेरेन डेंस फॉरेस्ट और हिली रीजन से भरा होता है, जो जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से यहाँ सोल्जर को रियलिस्टिक कॉम्बैट एनवायरनमेंट मिल जाता है। इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज को न्यूट्रल करने की स्ट्रेटेजी सीखना और स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग, हाई रिस्क मिशन जैसे होस्टेज रेस्क्यू, एम्बुश हैंडलिंग एक्सेट्रा। मतलब सोल्जर्स को रियल लाइफ कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर इसके फोकस एरियाज की बात करें, जंगल वॉरफेयर, डेंस फॉरेस्ट
एरियाज में कैसे फाइट करना है, क्योंकि वहां पे विजिबिलिटी कम होती है, टेरेन टफ होता है। और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों कंट्रीज की आर्मीज एक साथ कैसे काम करे, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, स्ट्रेंथेंस इंडिया सेंट्रल एशिया डिफेंस टाइज। देखिए, ये एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है बल्कि इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ता है, मिलिट्री ट्रस्ट और पार्टनरशिप इंप्रूव होती है। इससे इंडिया अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया रीजन में भी स्ट्रांग करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, ये एक्सरसाइज सोल्जर को जंगल और एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए ट्रेन करती है और इंडिया किर्गिस्तान डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रांग बनाती है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच टू वेटलैंड्स वर एडेड टू इंडियाज रामसर नेटवर्क इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में किन दो अर्ध भूमियों को जोड़ा गया? ए आपका केवलादेव एंड चिलिका, बी हरिके एंड वुलर, सी पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारीधांत, डी आपका सांबर एंड लोकतक। अगर आपको इसका आंसर आता है तो सोचिए और इसका आंसर करिए, 10 सेकेंड है आपके पास। आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारीधंध। सबसे पहले समझते हैं रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पर फोकस करती है। अगर बात करें, इसका नाम रामसर ईरान से आया है जहां यह कन्वेंशन साइन हुआ था। जो वेटलैंड्स इस लिस्ट में इंक्लूड होते हैं उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। इंडिया ने दो नए वेटलैंड्स को रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया है। सबसे पहला पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, दूसरा छारीधन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व गुजरात। अगर बात करें, ये दोनों साइट्स अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से सिलेक्ट की गई हैं। ये दोनों वेटलैंड्स हैं जो स्पेशली बर्ड हैबिट एरियाज के रूप में काम करती हैं। यहाँ पर लोकल बर्ड्स भी रहते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स, सीजनल बर्ड्स भी आते हैं। इसलिए ये एरियाज बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अलग अलग प्रजातियों को प्रोटेक्ट करता है। और अगला है आपका माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड के लिए सेफ हैबिटेट, बर्ड्स को रेस्टिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग के लिए जगह मिलती है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन। देखो, जब किसी वेटलैंड को रामसर स्टेटस मिलता है उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। गवर्नमेंट उसकी प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस करती है, कंजर्वेशन फंडिंग और पॉलिसी स्ट्रांग हो जाती है। अगर बात करें, लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं इसके ट्रेंड की, इंक्रीजिंग रामसर साइट्स इन इंडिया। इंडिया में रामसर साइट्स के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ये शो करता है कि इंडिया वेटलैंड कंजर्वेशन पर एक्टिवली काम कर रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रामसर साइट्स वो वेटलैंड है जो इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेक्टेड होते हैं। और जनवरी 2026 में इंडिया ने यूपी और गुजरात के दो नए साइट्स को ऐड किया है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 टाइटल। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ए है आपका दिल्ली दंगल वॉरियर्स, बी पंजाब रॉयल, सी मुंबई मराठीज, डी आपका हरियाणा थंडर्स। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आंसर करिए, आपके पास 10 सेकंड है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा थंडर्स। प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है जिसमें डिफरेंट टीम पार्टिसिपेट करती हैं। अगर विनर की बात करें तो इसमें विनर रहे हरियाणा थंडर्स और रनर अप रहे दिल्ली दंगल वॉरियर्स। फाइनल मैच का रिजल्ट काफी क्लोज था, हरियाणा थंडर्स ने 5-4 से जीत हासिल की है। अब टीम्स की बात करें तो इस लीग में मेजर टीम्स थी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब एंड मुंबई। हरियाणा का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा क्योंकि वहां का रेसलिंग कल्चर काफी पावरफुल है। और अगर टूर्नामेंट लेवल देखें, ये एक नेशनल लेवल प्रोफेशनल रेसलिंग लीग है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 17 जनवरी, सी 21 मार्च, डी 5 जून। ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई जरूर करना। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सिलेक्शन किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं है बल्कि डेली कंसिस्टेंसी का आउटकम है। जो रोज मेहनत करता है वही एग्जाम क्रैक करता है। अपना गोल क्लियर रखो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका सिलेक्शन फिक्स हो सकता है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।